हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनटीए नेट इकोनॉमिक्स। आज के इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यानी कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से लेके क्वेश्चन नंबर 75 तक जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी 50 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने उन वीडियोज़ को अभी तक नहीं देखा तो आप लोग उन वीडियोज़ को भी देख लीजिए। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 51। 51st क्वेश्चन है आपका, आई एस एंड एल एम कर्व एनालिसिस एक्सप्लेन। यानी कि जो आई एस एंड एल एम कर्व है वो किसको एक्सप्लेन करता है। हम लोगों ने पढ़ा है कि जो आई एस कर्व है वो प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करता है और जो एल एम कर्व है वो मनी मार्केट इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करता है। यहाँ पे हमारे जो करेक्ट ऑप्शन है ए एंड बी। देखते हैं कि किस ऑप्शन में हमें ए एंड बी गिवन है। हियर इट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर थर्ड। हियर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्रॉनिक पॉवर्टी इज मेन प्रॉब्लम फेसिंग इंडिया। क्रॉनिक पॉवर्टी यानी कि पुरानी गरीबी। पुरानी गरीबी यानी कि अगर आपके दादा जो थे वो गरीब थे, यानी कि उन्होंने कर्ज लिया था, वो गरीब थे। अल्टीमेटली आगे जो गरीबी है वो किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगी? आपके फादर के ऊपर। और आपके फादर से किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगी? आपके ऊपर। क्रॉनिक पॉवर्टी यानी कि पुरानी गरीबी जो है वो मेन प्रॉब्लम है इंडिया की। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल हैज़ कॉज्ड अंडर डेवलपमेंट इन इंडिया। यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे उनकी वजह से अंडर डेवलपमेंट हुई थी कहाँ पर? इंडिया में। यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर गिवन है ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से वो है थर्ड, यानी कि ए तो करेक्ट है। यानी कि यहाँ पे क्रॉनिक पॉवर्टी तो है इंडिया की मेन प्रॉब्लम, लेकिन ब्रिटिशर्स की वजह से अंडर डेवलपमेंट हुई थी, ये रीज़न इसका जो है वो करेक्ट नहीं है। हियर assertion is correct but reason is not correct. Now next question is, arrange the following in chronological order. chronological order के हिसाब से हम लोगों ने इनको अरेंज करना था। सबसे पहले आपका आएगा क्लासिकल इकोनॉमिक्स, आफ्टर दैट केन्सियन इकोनॉमिक्स, आफ्टर दैट मॉनेटरिज्म और लास्ट पे आपका आएगा रैशनल एक्सपेक्टेशन डॉक्ट्राइन। यहाँ पे इसका करेक्ट सीक्वेंस बनेगा DBCA। DBCA is given in option number 4. Here fourth option is correct. Now the next question is, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ ट्रेड इफेक्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ट्रेड इफेक्ट का क्या मतलब है? पैटर्न ऑफ ट्रेड, बाउंड्रीज बिटवीन ट्रेडेबल एंड नॉन ट्रेडेबल गुड्स, इसके अलावा ग्लोबल सप्लाई चेन्स एंड डीज बाउंड्रीज ऑफ नॉन ट्रेडेबल गुड्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि इसमें आएगा पैटर्न ऑफ ट्रेड, बाउंड्रीज बिटवीन ट्रेडेबल एंड नॉन ट्रेडेबल गुड्स एंड इसके अलावा ग्लोबल सप्लाई चेन। हियर सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ 55th क्वेश्चन इज, यहाँ पे न्यूमेरिकल है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। यहाँ पे आप लोगों ने क्या निकालनी थी? यहाँ पर आप लोगों ने इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालनी थी। इसका जो करेक्ट आंसर आना है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि 500 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर in the value added of India at current prices during 2018 and 19 is between। यहाँ पे आप लोगों से सर्विस सेक्टर का जो शेयर है वो पूछा गया है कब? 2018 एंड 19 में। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि 53 to 55% इज योर करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एंडोजेनस ग्रोथ थ्योरी सजेस्ट इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन एंड नॉलेज लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। हम लोग एंडोजेनस ग्रोथ थ्योरीज में पढ़ते हैं कि इन्वेस्टमेंट हमें किस में करनी चाहिए? ह्यूमन कैपिटल में करनी चाहिए, इनोवेशंस हमें करनी चाहिए, नॉलेज के ऊपर हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जिसकी वजह से इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेगी, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। यहाँ पे स्टेटमेंट सेकंड है, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन एंड नॉलेज रिड्यूस द डिमिनिशिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यानी कि जब हम लोग इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जो डिमिनिशिंग रिटर्न्स हैं इन्वेस्टमेंट के वो कम हो जाएंगी। यहाँ पर आप लोगों ने बताना था कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं या फिर सिर्फ इन दोनों में से कोई एक ही स्टेटमेंट ठीक है। हियर बोथ फर्स्ट एंड सेकंड
statements are correct. So here first option is your correct answer. Now 58th question. सो ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने बहुत कर ही लिया होगा अच्छे से, सभी को आता ही होगा. सो यहाँ पे हम लोगों ने मैच करना था कि कौन सी थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, कौन सा हाइपोथेसिस किस इकोनॉमिस्ट के द्वारा दिया गया है. सो फर्स्ट है यहाँ पे एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, ये दिया है केन्स ने. परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस था, दिया गया था फ्रीडमैन के द्वारा, रिलेटिव ड्यूजेनबेरी के द्वारा, और लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस आपका दिया गया था बाय मॉडिगिलानी. सो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4. So here fourth option is correct. Now 59th question. सो ये क्वेश्चन जो है वो डाउटफुल है, इसका जो गलत दिया हुआ है आंसर, इसका एक्चुअल आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बट आंसर की में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सेकंड. सो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं है. अगर तो किसी स्टूडेंट ने चैलेंज कर दिया होगा तो इसके जो मार्क्स हैं वो मिल जाएंगे स्टूडेंट्स को जिन्होंने ऑप्शन नंबर फर्स्ट को मार्क किया होगा, और अगर चैलेंज नहीं किया तो फिर इस गलत ऑप्शन के हिसाब से ही जाना पड़ेगा. उसके बाद यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स गिवन है. सो इसमें जो स्टेटमेंट आपकी 60th क्वेश्चन में आपकी जो स्टेटमेंट फर्स्ट है, स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो भी ठीक है, और जो स्टेटमेंट सेकंड है वो भी ठीक है. सो फर्स्ट में आपकी हिक्स की स्टेटमेंट दी हुई थी, मिसेस उर्जुला के हिक्स की स्टेटमेंट थी, और सेकंड में शिराज की स्टेटमेंट थी. सो ये दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये ठीक है यहाँ पर. सो हेयर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर ट्रू. उसके बाद मैक्सिमम सोशल वेलफेयर इज गारंटीड वेयर अ कॉम्पिटिटिव फर्म एग्जिबिट. सो मैक्सिमम सोशल वेलफेयर कब होगा, जब एक कॉम्पिटिटिव फर्म क्या एग्जिबिट करेगी इनमें से. सो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट. सो यहाँ पे आपका MRPT का जो करेक्ट फॉर्मूला है वो आप लोगों ने यहाँ पे लिखना था, ये देखना था कि इसमें से क्या करेक्ट है. सो MRPT इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स over price of y, which is further equals to marginal cost of x over marginal cost of y. So here first option is correct. उसके बाद यहाँ पर है inadequacy और absence of KYC, यानी कि know your customer standards can subject a bank to serious and counterparty risk. So यहाँ पे कौन कौन से रिस्क बैंक को देखने को मिलेंगी. सो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि बैंक को होगा रेपुटेशन का रिस्क, इसके अलावा कंप्लायंस रिस्क और लीगल रिस्क. बैंक्रप्सी रिस्क इसमें शामिल नहीं है. सो 62 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड. सो हियर A, B एंड C आर करेक्ट ओनली, D इसमें नहीं आना. उसके बाद फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट्स आर यूजफुल फॉर दोज. फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट जो हैं वो किसके लिए यूजफुल होती हैं. सो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर आना है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि ये जो चारों के चारों स्टेटमेंट्स आपको गिवन है, ये जो चारों के चारों पॉइंट्स आपको गिवन है ये ठीक है, यानी कि ये प्रोटेक्ट करेगा उनको फ्रॉम द रिस्क दैट द एक्सचेंज रेट विल चेंज बिफोर अ ट्रांजैक्शन इज कम्प्लीटेड. यानी कि अगर कोई आप लोगों ने कोई ट्रांजैक्शन करनी है उससे पहले ही आपकी एक्सचेंज रेट में चेंजेस होंगे तो इसकी वजह से बाद में प्रॉब्लम होगी. लेकिन जो फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट है वो इससे हमें प्रोटेक्ट करती है, यानी कि एक्सचेंज रेट को चेंज नहीं होने देती. उसके बाद गैम्बल डाटा करेंसी विल राइज इन वैल्यू, गैम्बल डाटा करेंसी विल फॉल इन वैल्यू एंड एक्सचेंज करेंसीज एट अ पॉइंट इन टाइम इन फ्यूचर. यानी कि फ्यूचर में जो एक्सचेंज करेंसी है इसके अलावा गैम्बलिंग की वजह से अगर आपकी जो वैल्यू है वो राइज हो, या फिर आपकी गैम्बलिंग की वजह से आपकी जो वैल्यू है करेंसी की वो कम हो, ऐसा ये नहीं होने देती. फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट जो है ये यूजफुल है इन चारों पॉइंट्स के लिए. सो हियर फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स वाज इंट्रोड्यूस विद इफेक्ट फ्रॉम. यानी कि बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स को कब इंट्रोड्यूस किया गया था. सो बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था ऑन 1 जून 2009. 2009 में इसको जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था.
नहीं, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर फोर्थ नहीं है, यहाँ पर इसका है 2005। बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था इन द ईयर 2005 ऑन 1 जून, यानी कि 1 जून 2005 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। सो इसका करेक्ट फोर्थ नहीं है, मेरे से गलती से निकल गया था। सो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद नेक्स्ट है, इफ नो इंडस्ट्री draws its own output as input, then principal diagonal element in the technological coefficient matrix will be. So यहाँ पे हमें किसके बारे में पूछा गया है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगा। सो इस केस में आपका जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो होगा 0। सो हेयर डायगोनल एलिमेंट ऑफ technological coefficient matrix will be 0. So here third option is correct. Now next is changes in terms of trade typically put less developed countries at a disadvantage, यानी कि जब terms of trade change होती है तो उसकी वजह से जो लेस डेवलप्ड कंट्री है वो डिसएडवांटेज में जाती है, यानी कि उनको नुकसान होता है। नुकसान क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट ऑप्शन, बिकॉज दे स्पेशलाइज एंड ट्रेड इन एग्रीकल्चरल गुड्स रादर देन मैन्युफैक्चर्ड गुड, यानी कि उनको स्पेशलाइजेशन होती है, वो ट्रेड करते हैं एग्रीकल्चरल गुड्स का रादर देन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। मैन्युफैक्चर गुड्स का ट्रेड वो नहीं करते, वो किस में ट्रेड करते हैं? एग्रीकल्चर गुड्स का ट्रेड करते हैं, यानी कि एग्रीकल्चरल गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, ना कि मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को, जिसकी वजह से टर्म्स ऑफ ट्रेड में चेंजेस होने की वजह से जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वो डिसएडवांटेज में चली जाती हैं। सो हियर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सो नेक्स्ट है, हैरर डॉमर कंसीडर्स अ फंक्शनल इकोनॉमिक रिलेशनशिप इन विच द ग्रोथ एंड रेट ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिपेंड। सो हैरर डॉमर मॉडल में कंसिडर किया गया है फंक्शनल इकोनॉमिक रिलेशनशिप, जिसमें जो ग्रोथ रेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। सो यहाँ पर जो आपकी जीडीपी है वो डिपेंड करती है डायरेक्टली ऑन द नेशनल नेट सेविंग रेट एंड इनवर्सली ऑन नेशनल कैपिटल आउटपुट रेशो। सो हेयर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि यहाँ पर आपका ए और बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग कर्व इफेक्ट इज रिलेटेड टू अ फर्म्स लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। जो लर्निंग कर्व का इफेक्ट है वो रिलेटेड है फर्म के लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के साथ। स्वैप्ड एलोकेशन इज वन दैट इज पेरेटो एफिशिएंट एज वेल एज एन इक्विटेबल एलोकेशन। सो यहाँ पर हम लोगों ने ये बताना था कि ये जो स्टेटमेंट है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सो हियर बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दोनों की दोनों जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर आपका है 69th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट नेशनल इनकम आइडेंटिटी। इनमें से कौन सी इक्वेशन जो है वो नेशनल इनकम आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करी है। सो यहाँ पर आपकी आएगा, यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर दिया हुआ है वो है y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एस। सो यहाँ पे कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग जो है यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल नियो क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी आउटपुट ग्रोथ रिजल्ट फ्रॉम, यानी कि नियो क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी के हिसाब से जो आउटपुट ग्रोथ है वो किसकी वजह से होती है। सो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि आपकी जो ग्रोथ है, आउटपुट की जो ग्रोथ है वो रिजल्ट होती है, वो डिपेंड करती है इंक्रीज इन लेबर क्वांटिटी एंड क्वालिटी। अगर लेबर क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में बढ़ेगी, इसके अलावा आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी, और इसके अलावा अगर आपकी टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होगी, तो यहाँ पे इंक्रीज इन एक्सपोर्ट के ऊपर इसका कोई भी, इसकी ग्रोथ के ऊपर एक्सपोर्ट्स का कोई भी असर नहीं है। सो यहाँ पर आपकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी।
उसके बाद यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला पूछा गया था, द गवर्नमेंट मल्टीप्लायर इज गिवन बाय, सो आपने यहाँ पे गवर्नमेंट मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला था, करेक्ट फॉर्मूला, वो चूज करना था। सो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ गवर्नमेंट मल्टीप्लायर। उसके बाद आपका 72nd क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्स इज ट्रू एज अ सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय। साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय इसको हम लोग कैसे जो है वो ठीक कर सकते हैं, कौन से मेथड को अप्लाई करके हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन बायस को ठीक कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपका जो करेक्ट है वो है 2 स्टेजेस लीस्ट स्क्वायर मेथड को हम लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम लोग फुल इंफॉर्मेशन मैक्सिमम लाइकलीहुड मेथड यानी कि FIML को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो हियर C and D ऑप्शंस आर करेक्ट, सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, आपने ये बताना था। सो यहाँ पर आपकी जो गलत स्टेटमेंट है वो है 10% ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट हैव 10 हेक्टेयर और मोर, यानी कि 10% हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर वाले लोग हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर और इवन उससे भी ज़्यादा जो लैंड है। बाकी के जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपकी जो गलत स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन नंबर 2। सो हियर सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बोरिंग, यानी कि गवर्नमेंट की बोरोइंग की कौन कौन से एग्जाम्पल्स यहाँ पर है। सो यहाँ पर आपकी एग्जाम्पल है चारों की चारों, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो बोरो कर सकती है ड्राइंग फ्रॉम ट्रेजरी, ट्रेजरी से ड्रॉ करके, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट, नए करेंसी नोट्स को छाप के, बोरोइंग फ्रॉम नॉन बैंक पब्लिक इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट नॉन बैंक पब्लिक इंस्टीट्यूशन से भी बोरो कर सकती है, एंड बोरोइंग फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम, की बोरोइंग कर सकती है बैंकिंग सिस्टम से भी। सो यहाँ पे आपके जो चारों के चारों ऑप्शंस हैं ये जो है गवर्नमेंट यहाँ से बोरो कर सकती है। सो हियर फोर्थ ऑप्शन इज, सो हियर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। सो थर्ड ऑप्शन में आपके तीनों के तीनों जो ऑप्शंस हैं वो गिवन है, तीनों के तीनों मेथड्स गिवन है। सो हियर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस एक्सप्लेन। जो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस है वो किसको एक्सप्लेन करता है। सो जो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस है वो एक्सप्लेन करता है कंज्यूमर के बिहेवियर को। सो हियर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सो ये 25 क्वेश्चन जो थे और जो आज हम लोगों ने डिस्कस किए थे। अब अगली वीडियो में हम लोग जो रिमेनिंग 25 क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस कर लेंगे। सो यहाँ पर आपको जो अपनी रिस्पॉन्स शीट और आंसर की देखने का मौका दिया गया था NT वालों के द्वारा, वो सिर्फ 2 दिन तक ही था। मतलब कि अगर आप लोग अब वेबसाइट को चेक करेंगे तो आपको वो ऑप्शन जो है वो नहीं दिखाई दे रहा। सो जिन स्टूडेंट्स ने अपना पेपर नहीं देखा वो इस वीडियो से हेल्प ले सकते हैं, और जिन स्टूडेंट्स ने पेपर नहीं दिया उनको ऑलरेडी ही इस वीडियो से हेल्प मिल रही है। सो जिन स्टूडेंट्स ने अपनी रिस्पॉन्स शीट नहीं देखी थी अब इनको मौका नहीं मिलेगा उसको चेक करने का। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।